हाय बच्चों, हाउ आर यू? जय हिंद। तो हम अपनी पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, हमने पहली क्लास में देखा था इससे भाग एक पढ़ लिया था हमने। तो हमने भाग एक में क्या क्या पढ़ा था बच्चों? हमने भाग एक में पढ़ा था 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स, और हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा भाग 2 कहां से कहां तक है? हमारा भाग 2 है 5 से लेकर 11 आर्टिकल। तो हमारे भाग 2 में क्या है? नागरिकता की चर्चा दी गई है। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। और हमारी नागरिकता कहां से ली गई है? तो देखिए, हमारी नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, और हम हमारे देश के नागरिक है और राज्य के निवासी है। देखिए, हमारा भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए, भाग एक क्या था हमारा? संघ और राज्य क्षेत्र। तो हमारा भाग 1 क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें संघ और राज्य की चर्चा दी गई है। तो कितने राज्य हैं? देखिए, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और राज्य की चर्चा है। और हमारा भाग 2 क्या था? तो हमारा भाग 2 था नागरिकता। तो हमारी नागरिकता देखिए, सिटीजनशिप। हमारी नागरिकता कहां से ली गई है? हमारी नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, तो देखिए, हमें अभी इसके आगे पढ़ना था। और हमारा भाग 2 कहां से कहां है? और ये निकाल देते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए, कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। सिटीजनशिप इसमें कहां से है? 5 से लेकर 11। तो जैसे हमने हमारे भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल पढ़ लिए थे। हमने सीए के बारे में पढ़ा, एनआरसी के बारे में पढ़ा, एनआरआई के बारे में पढ़ा, पासपोर्ट, वीजा। तो हमने ये सब के बारे में देख लिया था। तो हमें अब आज क्या देखना था? हमें आज देखना है भाग 3। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मूल अधिकार की। देखिए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कहां से कहां तक है? ये है 12 से 35। देखिए, हमारा भाग 3 कहां से कहां तक है बच्चों? हमारा भाग 3 है फंडामेंटल राइट 12 से 35। तो देखिए, हमारी नागरिकता जो है वो हमें कब मिलती है? तो हमें नागरिकता मिलती है 18 साल के बाद। पैदा होते ही नागरिकता नहीं मिलती। अब देश के नागरिक, तो देखिए, अब जब छोटे रहते हैं तो आपके माँ बाप के आधार पर आपको पहचान मिलती है। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है या आपको वोट डालने का जो अधिकार होता है वो आपको कब मिलता है? वो आपको मिलता है 18 साल के बाद। तो हमारे मूल अधिकार क्या है? चलिए देखते हैं। हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या है? नैसर्गिक अधिकार है। मतलब हमें जन्म से मिलता है। जब हम पैदा होते हैं हमें तब से मूलाधिकार मिलता है। तो हमारा मूल अधिकार कैसा है? नैसर्गिक अधिकार है। देखिए, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार। तो हमारा मूल अधिकार कैसा है? नैसर्गिक है। मूल अधिकार देखिए, और हमारा जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है बच्चों? हमारा मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। यूएसए के संविधान से हमारा मूल अधिकार लिया गया है।
और हमारा मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, वो हमें जन्म से मिल जाता है। और एक बात, और इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। देखिए, हमारा जो मूल अधिकार है उसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? देखिए, फ्रेंच भाषा में इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो हमारा अधिकार कैसा है? मूल अधिकार और जन्म से मिलता है, नैसर्गिक अधिकार है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। और हमारा अधिकार कैसा है? नैसर्गिक अधिकार है। तो देखिए बच्चों, हमारा मूल अधिकार क्या है? लिमिटेड है, मतलब अनंत है, लिमिटेड। तो देखिए, हमें आज एक बात देखनी थी, कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ अविशेष अधिकार देता है। तो जैसे देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, रुकिए। तो देखिए, हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या है? लिमिटेड है, अनंत नहीं है। तो और एक बात बताते हैं हम आपको, हमारा जो अधिकार है मूल अधिकार, तो देखिए हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है राष्ट्रपति को। तो हमारा मूल अधिकार कुछ समय के लिए क्या हो सकता है? निलंबित हो सकता है। और निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया है। हमारा जो मूल अधिकार है वो, देखिए बच्चों, हमारा जो मूल अधिकार है वो कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है। तो वो निलंबित कौन करता है? हमारे राज्य के, सॉरी, हमारे देश के राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। और एक बात, और जो हमारा मूल अधिकार है उसके रक्षक कौन कौन है? देखिए, हमारा जो मूल अधिकार है वो अनंत है, वो उस पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब देखिए, एक बात बता दें, हमारा जो मूल अधिकार है वो अनंत है, लिमिटेड है, और राष्ट्रपति उस पर कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। और हमारे जो संसद है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, अगर आपके राज्य में इलेक्शंस चल रहे हैं तो आपको वहां पे क्या होता है, आप उस दिन घर से बाहर नहीं जा सकते और पहले दिन बोल दिया जाता है कि आप लोग दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर इलेक्शन बूथ जहाँ पे होता है वहां पर आप दुकान नहीं खोल सकते हैं, या कहीं भी उस सिटी में उस दिन ज्यादा दुकानें नहीं खोलते, क्योंकि लोग वहां पे जाएंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ करेंगे। इसीलिए आपको पहले दिन समझाया जाता है कि आप बाहर नहीं घूम सकते और आप सब लोगों के साथ भी बाहर नहीं घूम सकते। तो कुछ समय के लिए आपका मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। तो ये आदेश कौन देता है? निलंबित करने का आदेश देते हैं हमारे राष्ट्रपति। और जो हमारा मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार से अगर किसी और को तकलीफ होती है तो हमारा मूल अधिकार समाप्त हो सकता है। और उस पर प्रतिबंध कौन लगाते हैं? हमारी संसद लगाती है। हमारे मूल अधिकार को प्रतिबंध मतलब समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो देखिए, हमारे मूल अधिकार की रक्षा कौन कौन करता है? तो हमारे मूल अधिकार की रक्षा हमारा हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। अगर आपके मूल अधिकार को कोई आपका मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो उसके रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हमारे मूल अधिकार की रक्षा करने का अधिकार कौन किस किस को है? देखिए, हमारे मूल अधिकार की रक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट। मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी।
देखिए आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मूल अधिकार का रक्षक कौन है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट और ऑप्शन सी में लिखा जाएगा कि ये तथा बी में से कोई भी एक। हाँ, ये तथा बी दोनों में, दोनों भी है तो आप क्या करेंगे, आपको करना है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते तो आपको ये तथा बी दोनों, तो आपको सी ओके करना है। तो देखिए ये तो हो गया हमारे मूल अधिकार की रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन एक बात बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि हाई कोर्ट के बराबर का मामला होना चाहिए। उसमें पहले से तय करके रखा है कि 10 लाख के ऊपर का मामला होना चाहिए, जमीन का मामला होना चाहिए, या बड़े बड़े जो फैक्ट्री होती है, बड़ी कंपनियां होती है, उनका मामला होना चाहिए। आप छोटे मामले के लिए हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के बराबर का मामला होगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए एक बात बताते हैं, लेकिन हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा चोट पहुंचाता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेंगे। तो देखिए, और हमारे पे मूल अधिकार निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारे मूल अधिकार पर रोक कौन लगा सकता है? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं। और देखिए कुछ समय के लिए मूल अधिकार पर रोक लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। मतलब कुछ समय के लिए हमारा मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। अगर देखिए एक आपको बताते हैं, जैसे कोरोना आया था हमारे देश में, तो तब कहा गया था कि अगर ज्यादा लोग पास में आएंगे तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। तो ऐसे देखिए, तो तब हमारे राष्ट्रपति जी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 4-5 लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर दिखेंगे तो पुलिस उन पे डंडा लेके मारेंगे उन पे। तो ऐसे होता है देखिए, तो जैसे इलेक्शन में हम सब लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ आप लोग दिखे या बाहर घूमते फिरते दिखे तो पुलिस आके आपका मारेगी। तो इसीलिए हमारा जो मूल अधिकार है वो कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है। और संसद देखिए हमारे मूल अधिकार रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। मतलब कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है। और हमारा जो मूल अधिकार है, अगर दूसरे को हमारे मूल अधिकार से तकलीफ होती है या हम किसी और को कुछ बोलते हैं, पुतिन को कुछ बोल दिए, कुछ नहीं, तो हमारा मूल अधिकार छीन ले सकता है। तो वो अधिकार किसको है? हमारे संसद को है। मूल अधिकार समाप्त करने का अधिकार किसको है? हमारे संसद को है। मतलब हमारी संसद हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है और निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। तो ये हो गया हमारा मूल अधिकार। तो हमारा मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है? मूल अधिकार लाया गया है यूएसए से। ये नैसर्गिक अधिकार है, फ्रेंच भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और हमारा मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार की चर्चा है। चलिए ये तो ऊपर का हो गया, अब हमें देखना है आर्टिकल 12। तो देखिए बच्चों, हमारे आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने मूल निवासी की रक्षा करेगा। मतलब अपने मूल अधिकार की रक्षा करेगा। तो इसमें उस राज्य की बात नहीं है, ठीक है? जो हम रहते हैं तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे उस राज्य की बात नहीं कही गई है।
तो देखिए आर्टिकल 12, तो देखिए हमारे आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, कोई भी राज्य अपने मूल अधिकार पर, सॉरी, तो देखिए राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 है राज्य की देखिए परिभाषा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोई भी राज्य आपके मूल अधिकार को राज्य की परिभाषा, तो कोई भी राज्य आपको मूल अधिकार प्रदान करेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें वो राज्य नहीं है जो तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य की चर्चा यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या चर्चा दी गई है हम आपको बताते हैं। देखिए जिस पर किसी का कानून ना चले और वो अपने आप में स्वतंत्र है और अपना कानून खुद बना सकता है, उसे क्या कहते हैं, राज्य की परिभाषा। तो देखिए हम बताते हैं हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारे भारत की संसद। तो देखिए संसद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है संसद। तो देखिए हमारा स्वतंत्र है, अपना नियम कानून सब कौन बनाता है, संसद अपना नियम कानून खुद बनाने के लिए सक्षम है। तो देखिए हमारी जो संसद है वो क्या है, अपने खुद के नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है। और देखिए आप हमारे जो संसद है वो अपने आप में क्या है, ये स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट। हमारी संसद क्या है, अपने आप में एक बड़ा स्टेट है। जैसे देखिए संसद देखिए पेंस नहीं चल रही है, सॉरी। संसद देखिए संसद भी क्या है, अपने आप में स्टेट है। सबसे बड़ा स्टेट क्या है, हमारे देश का संसद अपने अपना नियम कानून अपने आप में स्वतंत्रता, नियम कानून सब क्या बना सकती है, अपने आप बना सकती है। सबसे बड़ी संस्था हमारी जो स्टेट है वो क्या है, संसद है, अपने आप में क्या है, स्टेट है। और देखिए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। हाई कोर्ट भी अपने आप में एक स्टेट है। अपना खुद का नियम कानून, जिस पर किसी का भी अधिकार ना चले उसे क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। देखिए जिस पर किसी और का हक ना चले, वो खुद में इतना बड़ा हो, खुद में सक्षम हो, अपने नियम कानून सब खुद बनाता हो, उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। देखिए जैसे हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट है।
तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी तो हम थोड़ी जाके पूछते हैं, या हमारे राष्ट्रपति जी वहां पे जाके पूछते हैं कि आप क्या कानून बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो। तो ऐसे देखिए, ये सब क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। और हमारे राज्य की विधानसभा, विधानसभा भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। विधानसभा अपने आप में एक स्टेट है, उसके अपने कर्मचारी है, सब अपने हैं। तो विधानसभा भी क्या है, अपने आप में एक देखिए अपने आप में एक स्टेट है। देखिए राज्य का विधानसभा भी अपने आप में स्टेट है। और हो गया बिजली विभाग। बिजली विभाग देखिए अपनी वैकेंसी खुद निकालता है, उसके उसके अपने कर्मचारी होते हैं, वो खुद अपने आप सैलरी देता है। तो बिजली विभाग भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। जैसे हो गया हमारा यूपीएससी। यूपीएससी यूपीएससी क्या हो गया, यूपीएससी भी अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। जैसे देखिए हम आपको बताएं, जिसके ऊपर किसी और का अधिकार ना चले, वो अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। तो इसमें इस स्टेट की चर्चा दी गई है। तो देखिए बच्चों, यूपीएससी भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। और एक हो गया हमारा रेलवे विभाग। आप जब तब तक देख लीजिए राज्य की परिभाषा। तो इस राज्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो देखिए हम आपको और 2-3 एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए बिजली विभाग का हो गया रेलवे। देखिए रेलवे की अपनी खुद की पुलिस होती है, वो भी एग्जामिनेशन सेंटर खुद निकालते हैं, उनका अपना एग्जामिनेशन सेंटर होता है। और उनके जो अधिकारी होते हैं रेलवे के, उनका अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है। जैसे हो गया रेलवे विभाग। फिर हो गई बीसीसीआई। बीसीसीआई जो क्रिकेट खिलाती है। देखिए हमारी बीसीसीआई जो है, उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हम थोड़े ही बोलेंगे मैच हैदराबाद में होगा तो नहीं हो सकता ऐसे। तो तब बीसीसीआई बोलेगी नहीं, हमारी मर्जी है, हम मैच कलकत्ता में करा सकते हैं ईडन गार्डन में। तो ये हो गया। तो बीसीसीआई वो क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। रेलवे विभाग क्या है, अपने आप में एक स्टेट है। तो ये खुद अपनी वैकेंसी निकालते हैं, खुद अपने एग्जाम सेंटर होता है, और खुद अपने जो कर्मचारी होते हैं उनके जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो उनका खुद का होता है। और ये अपने जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनको खुद ये मतलब देखिए वो खुद अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। बीसीसीआई सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट, ये जो है बीसीसीआई जो क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे देश की, वो क्या है, अपने आप में क्या है, एक बड़ा स्टेट है। जैसे हो गया हमारी आरबीआई। तो देखिए आरबीआई किसे कहते हैं, ये हमारा बैंक का सॉरी आरबीआई जो है सबसे बड़ा अपने आप में एक स्टेट है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आरबीआई में हम आपको बताते हैं, आम लोगों का खाता आरबीआई में नहीं खुलता है। जो हम टैक्स भरते हैं वो हमारा टैक्स कहाँ जाता है, वो जाता है आरबीआई में जाता है। जो हम टैक्स भरते हैं वो आरबीआई में जमा होता है। आम आदमी का यहाँ पे खाता नहीं खुल सकता। आम आदमी खाता नहीं खोल सकता आरबीआई में। देखिए आम आदमी अपना खाता आरबीआई में नहीं खोल सकता।
और जो टैक्स हम भरते हैं वो कहाँ जमा होता है? वो जमा होता है आरबीआई में। और देखिए आरबीआई में जो टैक्स जमा होता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? संचित निधि। संचित निधि। आरबीआई में जो टैक्स जमा होता है उसे क्या कहते हैं? संचित निधि। और इसी टैक्स से हमारी जो सरकार है वो अपने काम करती है। संचित निधि से ही पैसे निकालकर हमारी जो सरकार है वो यूज करती है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। जैसे हमने देख लिया, पहले देखिए सबसे पहले हमने आज क्या देखा था बच्चों? तो हमारी जो भारत की जो संसद है वो अपने आप में क्या है? एक स्टेट है। राज्य की विधानसभा भी क्या है? अपने आप में एक स्टेट है। बिजली विभाग भी अपने आप में स्टेट है। रेलवे विभाग भी अपने आप में स्टेट है। तो हाई कोर्ट हमारा जो है वो भी अपने आप में स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में स्टेट है। तो यहाँ पर किस राज्य की परिभाषा दी गई है? तो ये सब जो जिस पर किसी का अधिकार नहीं चलता, जो अपने आप में स्वतंत्र है और अपने आप में सबसे बड़ा है, उसे क्या कहते हैं? राज्य की परिभाषा। मतलब राज्य अपने मूल अधिकारी को मूल अधिकार की रक्षा कर सकता है। तो देखिए हम अभी आर्टिकल 13 देखेंगे। देखिए आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में कहा गया है अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण बताया गया है। तो देखिए आपका जो मूल अधिकार है आपका जो मूल अधिकार है वो क्या है? अनंत है। लेकिन इस पर राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं। आपका मूल अधिकार कब तक लिमिटेड है? तो देखिए आपका जो मूल अधिकार है वो अनंत है, मतलब लिमिटेड है। मतलब जब तक कि आपके मूल अधिकार से किसी और को दिक्कत नहीं होगी तब तक आपका मूल अधिकार क्या है? अनंत है। अगर आपने किसी और के मूल अधिकार पर अगर आपने किसी और के मूल अधिकार को कुछ भी ठेस पहुंचाई या कुछ और भी कहा तो आपका मूल अधिकार क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो देखिए किसी और को आप कुछ दिक्कत नहीं देंगे तो आपका मूल अधिकार बना रहेगा। अगर आपने किसी और के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाई या कुछ किया, कुछ दिक्कत हुई आपके वजह से, तो आपका मूल अधिकार क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो देखिए मूल अधिकार पर रोक कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। देखिए मूल अधिकार पर रोक लगाना। मूल अधिकार पर रोक राष्ट्रपति लगाते हैं। मतलब निलंबित करते हैं। और मूल अधिकार पर प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध संसद लगाती है। आपके मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाता है? हमारे देश की संसद लगा सकती है।
तो आपका मूल अधिकार लिमिटेड है या अनंत है? तो आपका अधिकार जो है वो अनंत है। कुछ समय के लिए आपको निलंबित कर सकते हैं, या अगर आपके मूल अधिकार से किसी और को तकलीफ हुई या कुछ और हुआ तो आपका मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये हो गया अल्पीकरण। तो अल्पीकरण को क्या कहते हैं? निलंबित या प्रतिबंध लगाना, मतलब अनंत कुछ समय के लिए उस पर रोक लगाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना भूल गया बच्चों, आर्टिकल 13। देखिए हमें आर्टिकल 14 देखना था अभी। तो ये तो हो गया कि राज्य अपने मूल राज्य के मूल अधिकार की रक्षा करेगा, और आपका जो मूल अधिकार है वो लिमिटेड है ना कि अनंत है। अगर आपके मूल अधिकार से किसी और को तकलीफ नहीं होती है तो वो अनंत है। अगर आपके वजह से किसी और को तकलीफ हुई तो वो क्या है? समाप्त हो सकता है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो देखिए हमें आर्टिकल 14 देखना था। तो आर्टिकल 14 में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में किसकी चर्चा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। खाली बसून जायचं। जा। तो देखिए हमें आर्टिकल 14 में देखना था समानता का अधिकार। तो देखिए बच्चों, आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है। हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया है समानता का अधिकार। तो ये जो है हमारा समानता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? ये है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कानून के आगे सब बराबर है। तो देखिए किसी जाति का हो या अन्य धर्म का हो, लेकिन कानून के आगे सब क्या है? बराबर है। तो सबको सजा भी बराबर मिलेगी। तो जैसे देखिए लड़का हो या लड़की हो, अन्य धर्म का हो या जाति का हो, तो उन सबको सजा भी क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो इसमें क्या कहा गया है? समानता मतलब लड़का हो या लड़की, सजा सबको बराबर मिलेगी। तो देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कानून के आगे, कानून के आगे सब बराबर है। सबको बराबर सजा भी मिलेगी। देखिए सबको बराबर सजा भी मिलेगी। देखिए अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं, दूसरे धर्म के हैं, अगर आप दूसरे धर्म के हैं और
हत्या किए हैं, अगर दूसरे धर्म के हैं और हत्या किए हैं तो उतनी ही सजा मिलेगी जो अन्य धर्म के लोगों को मिलती है। देखिए, उतनी ही सजा मिलेगी। जाति कौन सी भी हो, धर्म कौन सा भी हो, अगर आपने हत्या की है तो आपको उतनी ही सजा मिलेगी। मतलब कानून के नजर में सब क्या है, बराबर है। हमारे कानून के पास भेदभाव नहीं है। अगर आप लड़की है या लड़का है, किसी अन्य धर्म के है, किसी अन्य जाति के है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या किसी नीचे जाति के है या ऊपर जाति के है, तो आपको कानून के सामने समान, क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, समान सजा मिलेगी। मतलब कानून के नजर में सब बराबर है, तो सजा भी सबको बराबर मिलेगी। अगर लड़की ने हत्या की है तो लड़की को भी उस समय के कानून के बराबर सजा मिलेगी। अगर लड़के ने किसी की हत्या की है तो लड़के को भी उस समान कानून के बराबर सजा मिलेगी। अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध के हिसाब से आपको उस समय आपको सजा मिलेगी। तो देखिए, अगर आप अन्य धर्म के हैं तो अगर आप अन्य धर्म के हैं तो भी आपको सजा मिलेगी, सबके बराबर मिलेगी। अन्य धर्म के हैं तो भी आपको सजा मिलेगी, अन्य धर्म के लोगों को भी सजा बराबर मिलेगी। तो देखिए, कानून के आगे क्या है, सब बराबर है। तो देखिए बच्चों, कानून के आगे सब बराबर है। कानून कानून के आगे सब बराबर है। देखिए, कानून के आगे सब बराबर है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है। देखिए, जाति कुछ भी हो, जाति जाति कुछ भी हो, सजा बराबर। देखिए क्या कहा गया है, आपकी जाति कुछ भी हो लेकिन सजा बराबर, धर्म कुछ भी हो लेकिन सजा बराबर। आपकी किसी भी जाति के हो, आपको सजा बराबर मिलेगी। देखिए, आप ये लिख लीजिए, हम इसके आगे का ऊपर लिख देते हैं, बोर्ड यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, आप लड़का, देखिए आप लड़का हो या लड़की,
आप लड़का हो या लड़की या ट्रांसजेंडर, सॉरी, तो देखिए आप लड़का हो या लड़की या ट्रांसजेंडर हो, सजा तो देखिए आप लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, अपराध किए हो, अपराध, अगर आपने अपराध किया है तो सजा बराबर। तो देखिए आपने एक बात देखी यहाँ पे, अगर लड़की हो या लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो तो उनको भी सजा बराबर। तो हमारे कानून के नजर में सबको, अगर सबने अपराध किया है तो सजा क्या है, बराबर है। तो आप देख रहे हो कानून के सामने क्या है, सब बराबर है। तो कानून का समान संरक्षण भी सबको मिलेगा। तो देखिए कानून के नजर से अगर लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उस अपराध की सजा सबको बराबर दी जाएगी। और हमारे कानून के नजर में कानून का समान संरक्षण भी सबको मिलेगा। मतलब अगर आपने गलती नहीं की है तो आपकी रक्षा भी कौन करेगा, हमारा कानून करेगा। तो कानून का समान संरक्षण भी लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर सबको होगा। कानून का समान, देखिए कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण सबको मिलेगा। मतलब कानून आपकी रक्षा करेगा, लड़का हो या लड़की। कानून का समान संरक्षण तो सबको मिलेगा और कानून बचाएगा भी सबको। याद रखिए, लड़का हो या लड़की, कानून के नजर में सब समान है। अगर आप अपराध करते हैं तो आपको सजा भी बराबर मिलेगी और आपका रक्षण भी कौन करेगा, हमारा कानून सबको समान रक्षण करेगा और कानून ही बचाएगा। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो बचाएगा भी सबको एक जैसे। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको बचाएगा भी एक जैसे। तो देखिए बच्चों, अगर आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो आपको मौका दिया जाएगा अपना मनपसंद वकील रखने का। तो देखिए अगर आपको फंसाया जा रहा है, सोचिए अगर आपको फंसाया जा रहा है तो आपको अपना मनपसंद वकील रखने के लिए तो कानून सबके लिए बराबर है। तो देखिए आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। देखिए आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। तो इसीलिए कानून सबके लिए क्या है, बराबर है और कानून आप सबकी रक्षा भी करेगा।
तो देखिए बच्चों, तो ये किसमें लिखा गया है? कानून के आगे सब बराबर है। कानून के लिए सब, लड़का हो या लड़की, सबके लिए बराबर नियम कानून है। तो ये किसमें लिखा गया है? हमारे आर्टिकल 14 में। तो हमारे आर्टिकल 14 में किसके सॉरी कौन सा अधिकार बताया गया है? समानता का अधिकार बताया गया है। तो हमारा आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। देखिए हमारा आर्टिकल, तो हमारे कानून के आगे सब क्या है? बराबर है। तो हमारा जो आर्टिकल है, तो हमारा आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, देखिए विधि के समक्ष समानता। देखिए हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, समक्ष मतलब सबके समान, सबके बराबर आपको अधिकार दिया जाएगा। कानून सबकी रक्षा करेगा। तो ये कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक दिया गया है। देखिए आर्टिकल 14। तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कितना भी बड़े से बड़ा मंत्री हो या विधायक हो, सबको हमारा जो कोर्ट होता है वो सबको झाड़ता है। वो देखिए एक बात बताते हैं, तो सबको, विधायक हो या मंत्री हो, सबको सजा बराबर मिलेगी। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनको सजा भी बराबर मिलेगी। तो इसमें देखिए हमने जैसे देख लिया समानता का अधिकार। कानून के सामने सब बराबर है। लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या कोई हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी अन्य जाति का हो या अन्य धर्म का हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर विधायक हो या हमारा कोई मंत्री हो, तो सजा उस विधि के कानून के बराबर, मतलब आपने जो अपराध किया है उस अपराध का आपको दंड मिलेगा उस समय के कानून के बराबर। तो ये क्या लिखा गया है? विधि के समक्ष समानता, मतलब हमारा जो कानून है वो सबको बराबर हमारा कानून सबको बराबर दंड भी देता है, और अगर किसी ने अपराध किया है उसको दंड भी देता है और सबकी रक्षा भी बराबर करता है। तो ये हो गया आर्टिकल 14। सॉरी, ये विधि के समक्ष समानता हमें यहाँ पे ऊपर लिखना था, लेकिन हमें ये पूरा आपको बताना था डिटेल में। ऐसे ही बताने वाले थे, लेकिन लिख के बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा बोल के हमने लिख के बता दिया। तो सॉरी, आप एक बार समझ लीजिए, ये आर्टिकल 14 जो है यहाँ पे लिखना था विधि के समक्ष समानता, और ये समानता का अधिकार, उसके नीचे हमें आर्टिकल 14 लिखना था। तो आप ये विधि के समक्ष समानता जो है आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं समानता का अधिकार, इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं विधि के समक्ष समानता। तो देखिए बच्चों, हमें अभी क्या देखना था? हमें अभी देखना है आर्टिकल 15। अगर हमने लिखने में कुछ भी, अगर हम लिखते समय हमारे से कुछ भी बाय मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम बताते हैं, लेकिन लिखने में एक एक बार क्या होता है, इंसान भूल जाता है कि कहाँ पे चूक हुई है। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं हमने कहाँ पे रॉन्ग लिखा है, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखिए, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। देखिए आर्टिकल 15 में कहा गया है
जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, जाति, धर्म या लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, सार्वजनिक मतलब आपको एक बताते हैं, सरकारी नौकरी, पर भेदभाव। देखिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक स्थान नौकरी पर भेदभाव। देखिए, सार्वजनिक स्थान या सरकारी नौकरी पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखिए, तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, एक बात बता दें, भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। देखिए, भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो हम आपको, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखिए, जाति, धर्म, तो आप किसी भी जाति के हो या अन्य धर्म के हो, या देखिए अन्य धर्म या लिंग मतलब लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, तो आप इस आधार पर उस इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब जैसे देखिए, सरकारी नौकरी हो, अगर आप सरकारी नौकरी पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक। देखिए, इसमें किसकी चर्चा दी गई? इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है। जो अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं, उनकी गणना किसके आधार पर होती है? धर्म के आधार पर होती है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हो गया मुस्लिम, जैन, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, नोट्स में क्या बताते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक की गणना
देखिए अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर होती है? धर्म के आधार पर। ये आप पूरा लिख लीजिए, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को गिना जाता है, आधार पर होती है। तो जैसे देखिए हो गया बच्चों, मुस्लिम, देखिए मुस्लिम, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के, अन्य धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किस आधार पर होती है बच्चों? आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जाति के आधार पर होती है। देखिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर नहीं होती। ठीक है, धर्म के आधार पर क्या कहते हैं, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि देखिए जैसे हो गया हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सब हिंदुओं को आरक्षण है, तो नहीं है। तो देखिए हिंदू धर्म में किस किस को आरक्षण है? अभी तो सबको आरक्षण है, हम आपको बताते हैं। एससी, एसटी, जैसे हो गया ओबीसी, देखिए ये 3 जातियों को आरक्षण है, और जनरल को, जनरल वाले लोगों को भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन कम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी सबको आरक्षण नहीं है, या और मुस्लिम में भी सब मुस्लिम लोगों को आरक्षण नहीं होता है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको ही आरक्षण मिलता है। तो देखिए आरक्षण किस आधार पर मिलता है? जाति के आधार पर होता है, ना कि धर्म के आधार पर दिया जाता है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जाति के आधार पर होती है। देखिए ये तो हो गया आर्टिकल 15। जैसे आपने देखा जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान पर मतलब सरकारी नौकरी पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हो गई महिला, तो देखिए आपको एक बात बताते, महिलाओं का भी क्या होता है, अगर आप लड़कियां अच्छे से पढ़ लिख लेती है तो आपके माँ बाप आपको अच्छे से एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का देखकर आपकी शादी करेंगे। अगर आप घर पे रहेंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी, तो आपको घर पे खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, सबके काम करने पड़ेंगे। तो देखिए और जो लड़की एक नौकरी करती है उसके साथ अच्छे से ट्रीट आते हैं। देखिए जैसे हो गया, अगर आप शादी हो गई आपकी, अगर आपने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो आपको आपके ससुराल में सब काम करने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा देर सोती है तो सास आके गुस्सा करेगी कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, क्या तुम इतनी देर तक सोती हो, ऐसा करती हो वैसा करती हो। अगर आप स्कूल पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर यही आप पढ़ लिख कर एक जॉब पर लग जाती है, लड़की हो या लड़का हो, तो देखिए लड़कियों के लिए, लड़कियां अगर जॉब पे जाती है तो जब उसकी शादी भी होगी तो सास आएगी तो उठाएगी, तो बोलेगी बहू आपको क्या हुआ है, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है क्या, मैं आपके लिए चाय लाऊं क्या? तो खाना बनाएगी उनके लिए, खिलाएगी पिलाएगी। तो आजकल तो सबसे जरूरी क्या है, हम आपको बताते हैं, पढ़ाई। ना उम्र मैटर करती है, ना आपकी टाइमिंग मैटर करती है, बस आप पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बनेंगे तो ही अपने लाइफ में आगे सक्सेस हो सकते हैं। आपको एक बात बताते हैं,
आजकल जब भी कोई लड़का, आजकल की बात बता रहे, लड़की को देखने आता है तो वो ना लड़की कैसी है ये नहीं देख रहा है, वो भी एजुकेशन पूछ रहा है कि आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है। तो लड़कियों को यही बताना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। और एक बात, आपकी उम्र अभी कैसी है मालूम, आपका नहीं बोल रहे, आजकल के बच्चों का बोल रहे, 10-12 साल की उम्र से ही उनको लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब करने लगे। अभी आप छोटे हो, आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो आप पढ़ाई कीजिए। अगर जब आपकी जॉब लग जाएगी तब तो आपके मम्मा पापा शादी कर देंगे, लेकिन हमने तो अभी तक जितनी भी शादियां देखी है उसमें कुछ भी ईमानदारी नहीं है, ना ही शादी करके किसी का अच्छा हुआ है अभी तक। मालूम है आजकल के जनरेशन में तो अगर कहीं पे लड़की सही नहीं है तो कहीं पे लड़का सही नहीं है, ये लड़की का किसी और के साथ रिलेशन, लड़के का किसी और के साथ रिलेशन। तो हमारे भारत देश में आजकल यही चल रहा है। तो देखिए बहनों, सिस्टर्स, हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं आज। देखिए इज्जत किसको है, लड़कियों को है। और हम लड़कियां ही कुछ क्या करती है, देखिए छोटे कपड़े पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि देखिए इज्जत लड़कियों के पास है तो लड़कियों को पूरे फुल कपड़े पहनने चाहिए। हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है किसी लड़की के, लेकिन अगर लड़कियों को ही इज्जत है, वो घर की अमानत है, अपने मम्मा पापा की इज्जत है, तो लड़कियों को शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप खुद शॉर्ट कपड़े नहीं पहनेंगे तो मार्केट में कहाँ से बिकेंगे। हम जो चीज खरीदेंगे नहीं, वो मार्केट बनाएगी क्यों, दुकानदार क्यों बनाएगा। जो चीज बिकती है वही ज्यादा चलती है, वही ज्यादा सेल होती है। तो आपसे इतनी ही विनती है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कहीं पर भी कोई भी सुसाइड कर रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है। और एक बात, आप कभी किसी लड़के के साथ प्यार मत कीजिए, लड़कों को भी कहते हैं लड़कियों के साथ प्यार मत कीजिए। आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाइए फिर कीजिए शादी, फिर प्यार व्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप को आगे लेके जाइए। हम आपको हमारे एक्सपीरियंस से तो एक बात कहना चाहते हैं, देखिए बच्चों, अगर इंसान पैदा होता है ना, तब से लेकर आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है ना, तो उसके वो अपने मम्मा पापा होते हैं, मतलब कि अपने मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा के सिवा उसको इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। सब बोलने की बातें हैं, ऐसा होता है, हम ऐसा करेंगे आपके लिए, वैसा करेंगे, सब कोई कुछ नहीं कहता है। कुछ लड़कियां किसी लड़के से प्यार, पैसों के लिए प्यार करती है, कुछ लड़के लड़कियों के साथ टाइम पास करने के लिए प्यार करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप कभी किसी से प्यार मत कीजिए। जब आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल की, आपको समझ में आएगा कि हमारे जिंदगी का जो कुछ इतना कीमती जो समय था, हमने किस चीज में गवा दिया। आपको उस दिन ये रियलाइज होगा कि सच में जब छोटे थे तब मम्मी पापा पढ़ाई करो क्यों बोलते थे, ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपके पास का समय चला जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं सबको, लड़का हो या लड़की, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो आपके माँ बाप आपके लिए चुनेंगे वही सबसे बेस्ट होगा। तो बस हमें इतना ही कहना था, सब अच्छे से रहिए, बहुत मन से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 15 आपने देख लिया। देखिए हमारे भारत का संविधान कितना बढ़िया और बेहतर है। हमारे संविधान में पहले से कहा गया है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो या लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, अन्य धर्म का हो। देखिए और एक बात बताते हैं, आरक्षण किस चीज के लिए दिया गया था अंबेडकर जी ने। तो देखिए हमारे अंबेडकर जी को भी जब वो छोटे थे तो सब ने उनको इतना सताया था कि उन्होंने डरकर पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो डटकर रहे वो, डटकर रहकर उन्होंने कितनी 36 डिग्रियां हासिल कर लिए हमारे अंबेडकर जी ने। तो आप भी उतना न मत कीजिए, लेकिन जितना हो सकता है आपसे उतना पढ़ाई
कीजिए। तो देखिए, जो दलित लोग थे पहले, हमारे केरल में एक गांव था, वहां पे एक राज्य, हाँ, केरल के राज्य में एक शहर था, गांव था, वहां पे दलित महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ था, इतना कि जो बेचारी औरतें थी, महिलाएं थे, उनके जो स्तन थे वो काट देते थे। और देखिए, हमने एक मूवी भी बनी है, उस पे आप देख लेना। तो उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था, अगर वो उनको कर नहीं देते हैं, मूल कर, अगर वो उनको टैक्स नहीं देते हैं, तो उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर आपको स्तन ढकने हैं तो आपको मूल देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। किसको? ब्रिटिश, मतलब जो वहां के लोग थे उनको। जो देखिए, बड़े जाति के, एक बात बताइए, भगवान ने तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन धरती पे जो लोग रहते हैं ना, उनको आता तो कुछ नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई किए है, बस ले जाते अपना जाति और धर्म का पर्चा लेके बैठ जाते। हमने एक बार ना, जब हम छोटे थे, तो मैंने एक गांव में देखा था, जैसे जो दलित लोग रहते हैं, एससी एसटी वाले, उन लोगों को ना मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। बस वो सीढ़ियों तक आके भगवान के पैर वहां से दर्शन ले सकते हैं, वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये तो मैंने जब छोटे थे हम तब देखा था, अभी पता नहीं क्या करते हैं लोग, लेकिन मैंने खुद देखा था। तो हम तब छोटे थे ना, हमें तब भी बहुत बुरा लगा था कि ऐसा क्यों करते हैं। और एक बात, उस गांव में ना जो लोग नीचे जाति के हैं ना, वो लोग ना, जो बड़े जाति के लोग हैं, उनको ना रिस्पेक्ट से बात करना पड़ता था। आप कैसे हो, क्या हो, आप बोल के बात करनी पड़ती थी उनको, जो दलित लोग थे। और जो ये नीचे जाति वाले लोग थे, उनको ये लोग तू मैं बोल के ये लोग बात करते थे। मतलब लैंग्वेज भी सही बात नहीं करते थे, किसी के साथ भी वो अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो हमारा संविधान किसने बनाया? हमारे अंबेडकर जी ने बनाया। तो उन्होंने ही, और कुछ लोगों ने दूसरे मिलकर हमारा संविधान बनाया है सबने। तो इस बात का हमारे संविधान में पहले से ही लिख कर रखा है कि जाति, धर्म या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अंग्रेजी में ही इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और जो अल्पसंख्यक लोग जो रहते हैं, उनकी गणना धर्म के आधार पर होती है, ना ही कि जाति के आधार पर होती है। तो देखिए, आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है। अगर आप नीचे जाति के हैं तो आपको आरक्षण दिया जाता है। जो दलित समाज के लोग थे, वो लोग अगर सड़क से भी जा रहे होते थे, तो उनके पाँव में ना झाड़ू लगाते थे, ताकि उनके पैर के निशान ना पड़े। और कोई लोग, कोई बड़े अधिकारी उनके, मतलब देखिए, जैसे मुखिया हो गए या बड़े उनके गांव के कोई भी हो गए, ठाकुर जी, ऐसे वो सब लोग आते थे, तो उनको सर नीचे झुककर खड़ा होना पड़ता था। नहीं तो आपने अंबेडकर जी की मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि दलित समाज के जो लोग थे, डायरेक्ट नीचे ऐसे मतलब नीचे गिर जाते थे उनके सामने। मतलब उनको इतना सम्मान दिया जाता था कि जैसे कि ये लोग कुछ पाप करके आए हैं। तो देखिए, अच्छा हुआ हमारे देश में बड़े बड़े ने अच्छे लोग आए, उन्होंने ये प्रथा को बंद करवाया, अच्छे अच्छे काम किए, अभी सबको बराबर हक मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना ये तो आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। दुनिया में, मैं सच में कह रहे हैं, दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है। प्यार ना शब्द ही, बस प्यार किसे कहते हैं मालूम है? माँ और बाप जो करते हैं अपने बच्चों पर। अगर बच्चे को मार लगती है ना, सबसे पहले तकलीफ किसको होती है मालूम? मम्मी को होती है। दर्द उसको होता है, वहां पे उसको चोट लगती है, लेकिन दर्द किसको होता है? अपने मम्मी को होता है। उसे कहते हैं प्यार। लड़का और लड़की बस अट्रैक्शन होता है। एक अच्छी सी लड़की देखो, लड़के का मन उधर भाग जाएगा। लड़की ने अच्छा लड़का देख लिया, लड़की का मन उधर भाग जाता है। तो आप सबको कहते हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वक्त रहते सब पढ़ लीजिए। वक्त चले जाने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ से अगर टाइम निकल जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, सब पढ़ लिया कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने ये सब देख लिया, हमें आर्टिकल 16 देखना था। और एक बात, हमें क्लास रिकॉर्ड करने में टाइम काफी लग रहा है, तो उसके लिए सबको सॉरी बोलते हैं। हमें आर्टिकल 16 देखना है।
तो आपने अभी जो देखा सभी आर्टिकल बिल्कुल समान, अभी तक तो हमने देखे आर्टिकल पूरे समान है। देखिए आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में लोक नियोजन में समानता। एम्प्लॉयमेंट, देखिए सॉरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समानता। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता। तो देखिए बच्चों, लोक मतलब सॉरी, लोक मतलब सरकारी, लोक मतलब सरकारी, नियोजन में समानता और सरकारी नौकरी में समानता। देखिए सरकारी नौकरी में क्या है, समानता। तो हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। तो देखिए यहाँ किसी को आरक्षण मिला है या आरक्षण किसी को नहीं मिला है। तो देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को आरक्षण मिला है या कुछ लोगों को आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पे ओबीसी, ओबीसी जनरल, देखिए जनरल, जनरल, एससी, एसटी। तो देखिए ओबीसी में भी सबको आरक्षण है, सबको नहीं है, मतलब जो लोग बड़े अधिकारी है उनको आरक्षण नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण है। और जनरल में भी सभी को नहीं है, जिनकी इनकम सालाना 1 साल में 5 लाख से कम है तो उनको आरक्षण है। और एससी एसटी में तो सबको है। देखिए एससी एसटी में तो एससी एसटी को आरक्षण है। देखिए आरक्षण सबको है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एससी एसटी को ज्यादा है तो देखिए क्या हो रहा है आपको पता है, जो जनरल के भी जो बच्चे हैं
तो आपको एक बात बताते हैं, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट की जॉब नहीं भी कर सकते हैं तो खुद का बिजनेस होता है, वो बिजनेस संभाल सकते हैं या पैसे देकर आरक्षण ले भी सकते हैं और जॉब भी लगवा भी सकते हैं। लेकिन जनरल में क्या हो रहा है आपको बताया, और ओबीसी में भी क्या हो रहा है, जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, मतलब देखिए अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है, सब बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गरीब घर से भी आते हैं पढ़ाई करने। तो तब क्या होता है, अगर वो जनरल के हैं या ओबीसी के हैं तो उनको फुल मार्क्स लाने पड़ते हैं। उन बच्चों को क्या होता है, फुल मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर उसमें से उनके एक दो भी मार्क चले जाते हैं तो उन बच्चों को वो लोग पास नहीं करते हैं, उनको फेल कर दिया जाता है गवर्नमेंट की जॉब के लिए। तो हमें क्या लगता है, आप जनरल में आरक्षण दीजिए लेकिन सबको मत दीजिए जो अमीर लोग हैं, लेकिन उनके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए तो आप दे सकते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, अभी के जो हमारे जो शिक्षक जो है वो क्या कर रहे हैं, देखिए बताते हैं। बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, जैसे हो गए ग्रेजुएशन में सब बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, लेकिन जो वहां के जो टीचर्स होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के पूरे पेपर्स चेक नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने मन से मार्क्स दे रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं हमारे बहन के कॉलेज का। देखिए हैदराबाद में हम आपको बताते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था कॉलेज में, मतलब जैसे हमारे पास में का ही था कोई, तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं हम, डायरेक्ट आपको बोल देते। जैसे देखिए उस लड़की ने जो एग्जाम लिखा था, उसने वो एग्जाम पूरा बराबर ईमानदारी से लिखा था। उसने हमें घर पे भी आके बताया था कि हाँ मैंने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है। तो देखिए उस लड़की को उस पेपर के मार्क्स नहीं मिले, मतलब उसका फेवरेट सब्जेक्ट था हिंदी, तो उसको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। एक बात बताइए, आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब आपकी जो मातृभाषा है, आप उसमें कैसे फेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं जी। अगर आप एग्जाम लिखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आपने क्या लिखा है। हाँ ये गलत है कि हमने पढ़ाई भी नहीं की, हमने एग्जाम लिखा तो गलत हो गया, ये अलग बात है। आपने पढ़ाई भी की है, अच्छे से पेपर लिखा भी है, तो आपको तो पास करना चाहिए उस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं हुआ। हिंदी और इंग्लिश हम आपको बताते हैं, देखिए हिंदी और इंग्लिश इन दो सब्जेक्ट्स में उस लड़की को क्या किया गया, फेल कर दिया गया। मतलब जो उसने बराबर लिखे थे और जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे अकाउंटिंग के, उसने उसमें कुछ भी ठीक से नहीं लिखा था, तो उसको उस दो सब्जेक्ट्स में पास कर दिया गया। मतलब जो सब्जेक्ट्स उसने नहीं लिखे थे और जो लिखे थे उसमें फेल कर दिया गया। तो एक बात बताइए, आप ना बराबर मार्क्स दीजिए ना, जिसने जो लिखा है आप उसके मार्क दीजिए, ताकि अपने मन से मार्क ना दीजिए, मत दीजिए। तो वहां पे क्या हो रहा है, रीजन हम आपको डिटेल में बताते हैं। जब बच्चे एग्जाम लिखने जाते हैं तो देखिए बच्चे जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो तब क्या हो रहा है, वहां पे बच्चे एग्जाम लिखते समय जो बच्चे बिल्कुल वहां पे चीटिंग नहीं करते हैं, कॉपी नहीं लाते हैं, तो उन इनोसेंट बच्चों को वहां के टीचर्स क्या कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। और जो बच्चे चीटिंग करते हैं उनको मार्क्स नहीं दे रहे हैं। तो वो टीचर ने गलती से, वो लड़की ने कभी कोई चीट नहीं लेके गई थी या कॉपी नहीं किया था, तो उस लड़की को ये अच्छी लड़की है बोल के उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिए। लेकिन जो उसने अच्छा पेपर जो लिखा था हिंदी इंग्लिश का, उन्होंने उस पे मार्क्स नहीं दिए। तो हमें क्या बताना है, ये तो जाने दीजिए उस लड़की का कौन से भी दो सब्जेक्ट तो जाते थे, उसने अच्छा एग्जाम नहीं लिखा था। हमें बस इतना ही बताना है, आप लोग एक बड़े पोस्ट पर हो, जो बच्चे होते हैं कुछ पूरे बराबर उन्होंने पूरा पढ़ा होता है, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी जिम्मेदारी से पेपर देखते समय ग्रेजुएशन के बच्चों का बराबर पेपर चेक कीजिए ना। अगर किसने गलती है की है तो उसको उस गलती की सजा दीजिए कि उसने ये पेपर सही नहीं लिखा है, तो आप उसके मार्क्स काट सकते हैं। लेकिन जिसने पेपर सही लिखा है, अगर आप उसके भी मार्क्स काट देते हैं तो उनके वजह से आजकल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कि क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप इतना स्कूल
पैसे मतलब देखिए पैसे भरे हैं स्कूल में, हमें इतने बड़े कॉलेज में भेज रहे हैं हमारे मम्मा पापा, इतना मेहनत कर रहे हैं रात दिन हमारे लिए, हम वहां पे जाके पढ़ाई भी ठीक से नहीं करेंगे, अगर हमने पढ़ा है और वहां के टीचर्स ने बराबर मार्क्स नहीं दिए हैं तो हम फेल हो गए, तो फेल होने के बाद बच्चे क्या कर रहे, डायरेक्ट जाके सुसाइड कर रहे। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, आज ही की बात है, हमारे पास के ही कॉलेज में एक लड़की ने कम मार्क्स आने के वजह से सुसाइड कर लिया। तो हमें बस प्रशासन को इतना बताना है कि आप किसी भी बच्चों का पेपर चेक करते समय ध्यान से चेक कीजिए और देखा कीजिए कि जिसने नहीं लिखा है उसके मार्क मत दीजिए, लेकिन जिसने लिखा है उसको तो आप बराबर मार्क्स दे सकते हैं। फायदा क्या है, एक बात बताइए, अगर आप ग्रेजुएशन में बच्चों के पेपर ठीक से नहीं चेक करेंगे तो आप आपके मन के मार्क्स दे रहे हो ना उनको, जो नहीं लिखा है उसमें पास कर रहे हो, जिसमें लिखा है उसमें फेल कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। तो हमें बस इतना बताना है कि आप सभी के पेपर्स बराबर चेक किया कीजिए। तो बच्चों आपको भी बताते हैं, आप भी ठीक से पढ़ाई करा कीजिए, आपके माँ बाप आपको वहां पे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, पैसे तो हमेशा भरने पड़ते हैं माँ बाप को, आप फेल होते हैं या पास होते हैं पैसे तो भरना पड़ते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ठीक से पढ़े। बस हमें यही बताना था आपको। तो देखिए ओबीसी को भी आरक्षण है, लेकिन जो गरीब लोग हैं एक साल के वो लोग 5 लाख रुपए भी नहीं कमा सकते, उनको आरक्षण है, और जनरल में भी ऐसे ही है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको फेल किया जा रहा है तो ये आपको रोकना चाहिए, इसीलिए आपको सबको कहते हैं 100% आपका दिया कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, देखिए हम इसके आगे का देखते हैं। तो देखिए आपको 2 वर्ड्स का यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेशन, आपको एक बात बताते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, देखिए भेदभाव, भेदभाव। तो देखिए ये हो गया अंग्रेजी भाषा में भेदभाव को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। और एक होता है पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, तो हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। देखिए अगर आप किसी की भलाई के लिए भेदभाव करते हैं और गलत नहीं है वो भेदभाव, तो समझिए कोई विकलांग व्यक्ति लाइन में खड़ा है और उसे सबसे पहले ले जाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं, अगर आपको कहीं पे लाइन में खड़ा रखा है, देखिए आप कहीं पे एक लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे मतलब देखिए लड़का हो लड़की है या महिला पुरुष कोई भी है, ये सब लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है, तो आपने इस व्यक्ति को आगे ले जाकर वहां पर जो उसको काम करना था ऑफिस में या सोचिए कहीं पे भी मी सेवा में या कोई भी संस्था में उसको कुछ काम है, अगर आप यहाँ से लेके जाकर उसको पहले वहां पे पहुंचा देते हैं तो अच्छे काम के लिए आपको भेदभाव, ये मतलब देखिए हाँ उसके वजह से आपको भेदभाव हो रहा है ये नहीं कह सकते, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए ये अच्छे काम के लिए अगर आप भेदभाव कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आपको एक बात बताते हैं, जैसे हो गया तिरुपति बालाजी एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम आपको बताते हैं वहां पे अभी हम लोग जाते हैं ना कभी कभी तिरुपति में बालाजी के दर्शन के लिए, तो देखिए वहां पे क्या होता है, आपको जब जाते हैं तभी दर्शन नहीं मिलता है, आपको टोटल 6-7 घंटे कभी कभी 10-10 12-12 घंटे भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो क्या होता है
तब अगर आपने किसी विकलांग व्यक्ति को साथ में लेके गया है, आप लेके गए हो वहां पे दर्शन के लिए, तो आपको अगर आप उनका एक कार्ड वहां के अधिकारी को जाके दिखाते हैं तो आपको डायरेक्ट दर्शन के लिए भेज दिया जा सकता है, भेज दिया जाता है किसी भी एक इंसान को। तो वहां पर अगर वैसे कोई ले जाता है तो हम वहां पे जाके नहीं बोल सकते कि आपने इसको पहले क्यों लेके गए। तो इसी को क्या कहते हैं, भेदभाव। तो देखिए इसी को हमारे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब देखिए अगर आप आप किसी अच्छी चीज के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसी अच्छे काम के लिए आपको भेदभाव भी करना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। तो देखिए एक बात बताते हैं, सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण है। तो देखिए जैसे हो गया अभी पुरुषों के लिए 12 घंटे ड्यूटी है, तो महिलाओं के लिए क्या होता है, 10 घंटे ड्यूटी रख सकते हैं। तो आप इसको तो देखिए आप इसको भेदभाव नहीं कह सकते। तो देखिए लोक नियोजन में समानता, डिस्क्रिमिनेशन, तो इसी में क्या कहा गया है, लड़का हो या लड़की हो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो अगर आप उसके साथ उसको जल्दी कहीं पहुंचाना चाहते हैं तो उसको भेदभाव नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा आर्टिकल 16 यही कहता है कि लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता। आप लड़का हो या लड़की हो अगर जॉब बराबर करते हैं तो आपको सैलरी भी बराबर ही मिलेगी। वहां पे आप लड़का हो या लड़की हो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। तो देखिए हमें इसके आगे आर्टिकल 17 पढ़ना है, तो हम वो तो आपको कल की क्लास में बताएंगे। सबसे पहले हम आज क्या क्या सीखे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर महिलाएं पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेगी, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा फिर। इसीलिए लड़कियों को कहते हैं अच्छे से पढ़ाई किया कीजिए। तो देखिए बच्चों हमारा आर्टिकल 12 क्या था, सॉरी हाँ 12, हमारा आर्टिकल 12 क्या था, राज्य की परिभाषा। जैसे कि हमने देखा हमारे राज्य की परिभाषा में हमने क्या क्या देखा, हमारे भारत का जो संसद है अपने आप में क्या है, वो एक स्टेट है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 13 में क्या देखा था, अल्पीकरण। अल्पीकरण आर्टिकल 13 में देखा था, सॉरी आर्टिकल 14 देखिए यहाँ पर, ये तो हो गए दो। मतलब देखिए अल्पीकरण क्या है, मतलब राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकार पर हम रोक लगा सकते हैं और हमारे जो संसद है हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब हमारा जो मूल अधिकार है वो अनंत मतलब लिमिटेड है, उस पर राष्ट्रपति अगर हमने किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाई तो हमारा मूल अधिकार क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। देखिए आर्टिकल 14 के क्या है देखते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। और आर्टिकल सॉरी देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसकी चर्चा कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक है। देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समान, विधि के समान
आर्टिकल 14 है विधि के समान संरक्षण। हाँ देखिए, आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 15, हमारे आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति धर्म लिंग जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समानता। देखिए, सरकारी नौकरी में समानता, भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 16। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमारा जो भाग 3 है वो क्या है? मूल अधिकार। तो हमारा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से लिया गया है। और ये कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या है? नैसर्गिक है। मतलब ये हमें जन्म से मिल जाता है, जब हम पैदा होते हैं तब से हमें मूलाधिकार मिल जाता है। और इसे फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। हमारे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये क्या है? इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। देखिए, ये तो हो गया। अभी हमें इसके आगे का देखना है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। इसके आगे की क्लास हम कर लेंगे।